हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं एक कंप्लीट पेपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट डिटेल लिख दी है। ये मुझे मेल किया था एक स्टूडेंट ने, आदित्य नाम है उनका, और भी एक दूसरे स्टूडेंट ने भी मेरे को मेल किया था। तो ये जो है, पहले इस पेपर को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें इसे जब सॉल्व करना है तो समझ में आना चाहिए हम सॉल्व क्या करने जा रहे हैं। बीबीए का कोर्स है जो CBCS है, मतलब एफिलिएटेड टू दिस, और बिजनेस एनालिसिस करके लिखा हुआ है पेपर पे। फर्स्ट सेमेस्टर का है ना। ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है। फरवरी मार्च 2023 में ये पेपर आया था, जिसके क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा और फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर लूंगा वन बाय वन। और इसका जो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है एक स्टूडेंट ने, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा पेपर है, ठीक है ना। लेकिन उसमें अच्छे से नजर ना आए तो मैं लिख दूंगा इसको अच्छे से। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स। टाइम कितना है? 3 घंटे का टाइम है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे इसमें? 80 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर है? तो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, जो हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में है, ठीक है ना। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है। उसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 3 घंटे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, लेकिन ऑफ कोर्स आप में से ज्यादातर बच्चे जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे वो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो इसलिए उन्हें ये पेपर कंडक्ट कराया जा रहा होगा। मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बिजनेस मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व होगा, है ना, ये वाला सब्जेक्ट जानता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स मुझसे बनवाना है, अगर कोई चाहते हैं कि मैं कोई कोर्स पढ़ाऊं, तो उसके लिए आपको 4 से 6 महीने पहले, जब आपका एग्जाम होगा उससे 4 से 6 महीने पहले आप मुझे मैसेज करेंगे अपना सिलेबस वगैरह, तो मैं उसे पहले स्टडी करूंगा, और मेरे पास अगर टाइम है कि मैं बना सकता हूँ आपका कोर्स, तो मैं आपसे पहले कांटेक्ट करूंगा, देन कोर्स बनाऊंगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको मेल करना है। मेल की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। लेकिन अब ये बच्चे ने मेरे को कहा कि सर ये पेपर सॉल्व करा दीजिए। कोर्स तो मैंने डिजाइन किया नहीं है, ये जो स्पेसिफिक, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका कोर्स नहीं बनाया मैंने, और बन भी नहीं सकता क्योंकि अब तो एग्जाम बहुत नजदीक है। तो अगर कोई भी बच्चा इसको देखेगा पेपर को, तो याद रखिएगा, अगर आपको अपना सिलेबस चाहिए कंप्लीट, एक एक टॉपिक में डिटेल करूं, तो आपको मुझे टाइम देना होगा उसे करने के लिए, ठीक है ना। मैं एक 15 दिन या 20 दिन के शॉर्ट नोट्स पे किसी का कोर्स नहीं बनाने वाला। तो स्टार्ट करते हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आप खुद से पहले ट्राई करेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको कराऊंगा, मैं थोड़ा डिटेल ज्यादा कराऊंगा। देखो यहाँ पर पहले जब स्टार्ट हुआ है चैप्टर, तो पेपर, तो उसमें लिखा है नोट। क्या नोट लिखा है? आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें से करने 5 है, मैं तो सारे कराऊंगा। और यहाँ लिखा है 5 × 4 = 20 मार्क्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी है? 4 मार्क्स की है। 80 मार्क्स का पेपर है, एक क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स की है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस सीरीज। अब पहले तो इस सीरीज को समझना होगा, तो पहले तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो, इसमें जो मैं क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं इसे रिवीजन कराऊंगा। मैं ऐसे ही कराता हूं अपने बच्चों को, जब पेपर कराता हूं तो कुछ डिटेलिंग कराता हूं। अगर मैंने पूरा कोर्स डिजाइन किया होता तो रेफरेंस दे देता। अब कोर्स डिजाइन नहीं किया है तो भी मैं आपके लिए कुछ करने वाला हूं, समझते जाइएगा। सबसे पहले तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, तो आपके दिमाग में सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है, ठीक है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। सीरीज जो है, सीरीज, उसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक को कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और एक को कहते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कि सीरीज जो आपकी क्लास में जो सिलेबस है, उसमें 3 सीरीज पढ़ोगे, एपी, जीपी और एचपी। ओके, एपी में क्या होता है? इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है? कॉमन होता है डिफरेंस। और जीपी में क्या होता है? इसमें होती है कॉमन रेशो।
लेकिन अगर हम HP की बात करें तो HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP, रेसिप्रोकल ऑफ AP। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई कि AP क्या है, GP क्या है, HP क्या है। ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसमें क्या याद रखना है सर? इसमें फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या याद रखना है? फॉर्मूले। जैसे कि पहला फॉर्मूला याद रखना है, nth टर्म कैसे निकलेगी, nth टर्म। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला है an, इसे tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में भी यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये दो फॉर्मूले आप अपनी कॉपी पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें कुछ भी आ जा सकता है। इसमें सम भी आ सकता है, टर्म्स भी आ सकती है, AP, GP, HP कुछ भी आ सकता है। तो फॉर्मूले जरूर कॉपी कर लेंगे, रिवीजन की तरह हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी nth टर्म पूछेगा या लास्ट टर्म भी पूछ सकता है, बोल सकता है इसे लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1। R फॉर रेशो, A फॉर फर्स्ट टर्म, n टर्म्स की बात हो रही है। उसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है A R की पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। मतलब AP को पहचानना होगा पहले कि क्या जो सीरीज हमें दे रखी है AP है या GP है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर पहचानना होगा क्या ये HP है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो AP के लिए हमें क्या करना होता है, इस नंबर में से इस नंबर को घटाना है, माइनस करना है, यानी कि 1/17 में से घटाना है 1/14, ये माइनस ये। आंसर आएगा एक। जैसे इसको हम घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, 17 की और 14 की गुणा करा देंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें करा देंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें करा देंगे। कितना आसान है, आंसर आ जाएगा -3/17 गुणा में 14, ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी आपने सेकंड में से फर्स्ट को घटाया स्टूडेंट, तो आप थर्ड में से सेकंड को घटाइए, 1/20 माइनस 1/17। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 17 माइनस 20। ऊपर तो -3 आ रहा है लेकिन नीचे तो बराबर नहीं आ रहा है। ये संख्या तो इस संख्या के बराबर नहीं है। 17 गुणा 4 14, 17 14 और 20 17, ये तो बराबर नहीं है। मतलब ये डिक्लेयर हो गया कि ये AP नहीं है। AP में कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये, ऐसा तो नहीं हो रहा। दूसरे के पास चलते हैं, GP के पास चलते हैं। तो GP में कैसे पहचान होगी, अगर नहीं दे रखा कोई कौन सी सीरीज है, या तो देगा वो बोलता है GP AP बोलता है, तो फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि पीछे वाली टर्म पहले लिखेंगे, आगे वाली टर्म बाद में लिखेंगे, और ये बराबर होना चाहिए। पीछे वाली टर्म 1/20, आगे वाली टर्म 1/17। जब देखोगे तो ये बराबर भी नहीं है, ये बराबर नहीं आ रहा, सॉल्व कर लेना, ऐसे कर लेना है, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले की। 14/17 इज नॉट इक्वल टू, बाहर मल्टीप्लाई कर दो अंदर कर दो, 17/20। डिवाइड के डिवाइड में होता है तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई जाती है, अंदर वालों की हो जाती है। दोनों बराबर भी नहीं है, यानी कि ये GP भी नहीं है। क्लियर हो गया ना कैसे पहचानना है एग्जाम में। आपको मैं वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जैसे कि एक स्टूडेंट एग्जाम में बैठा होता है और वो कंफ्यूज होता है ना। डायरेक्टली सॉल्यूशन तो आपको पता ही नहीं होता ना एग्जाम में, तो मैं एज ए टीचर नहीं पढ़ाऊंगा आपको। टीचर को तो पता है इसे कैसे सॉल्व करना है, मैं तो जानता हूं, लेकिन क्या आप एग्जाम में ये अप्रोच करते हैं? नहीं ना। तो बस मेरे को फॉलो करते जाए, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़े, कॉपी पेन लेके बैठे, ये पूरा पेपर हो जाएगा। सिलेबस भी साथ साथ में कवर कराऊंगा, लेकिन डिटेल जो सिलेबस होना चाहिए था उसमें मजा अलग है। अभी तो मैं फिलहाल यही पेपर सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप में से कुछ और स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से मेरे को मेल करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हमारे लिए बनाइए कोर्स, और मुझे टाइम भी देते हैं, ऐसे नहीं कि आप 10-15 दिन का टाइम देंगे, तो मैं जरूर इसके एक एक टॉपिक को बनाऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं अप्रोच करते हैं, 1 या 2 स्टूडेंट बोलेगा तो फिर मैं नहीं बना सकता। देखो 1 और 2 स्टूडेंट के लिए मैं 4 से 6 महीने अपने आप को एंगेज नहीं कर सकता, बहुत सारे मेरे को काम करने होते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने बताया ये AP नहीं है, ये GP नहीं है। अब HP के पास चलते हैं। HP क्या कहता है, रेसिप्रोकल ऑफ AP।
एपी का रेसिप्रोकल। एपी का रेसिप्रोकल जरा देखें, सिर्फ नीचे नीचे वाली संख्या देखो, सिर्फ नीचे वाली संख्या, ऊपर तो 1 है सही है, नीचे वाली संख्या देखो, लिखा हुआ है 14, 17, 20। इसमें से इसे घटाएंगे 17 माइनस 14, इसमें से इसे घटाएंगे 20 माइनस 17, आंसर आएगा 3, आंसर आएगा 3। यस, ये डिक्लेयर हो गया कि ये जो सीरीज है वो एचपी की है। अब एचपी की है तो एचपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं सर? आपने इन दोनों में तो बता दिया, इसमें तो बताया ही नहीं, और क्वेश्चन भी यही आया। देखो जानबूझ के डराने के लिए उसने एचपी का पहला क्वेश्चन दे दिया। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा वो तो क्लियर कर जाएगा, जिसने एपी और जीपी ही पढ़ रखी है वो तो घबरा जाएगा कि सर ये तो बन ही नहीं रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें nth टर्म कैसे निकलेगी? nth टर्म, इसमें nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1 अपॉन में nth टर्म ऑफ AP। तो हम इसे AN ना लिख के AH बोल देते हैं, HP, और ये G है और ये A है ना, A, G और H, कैसे भी लिख लो, मैंने H करके रिप्रेजेंट कर दिया। nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1 अपॉन nth टर्म ऑफ AP, और nth टर्म ऑफ AP क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ना सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको लिखना है 1 अपॉन 14, 1 अपॉन 17, 1 अपॉन 20, और लिखेंगे R HP, ये HP है ना। सो आपको लिखना है 14, 17, 20, ये सीरीज ले लेंगे, और A की वैल्यू इसमें 14 है, और D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 14 यानी कि 3 है, और N की वैल्यू आपको 15वीं टर्म पूछ रहा है तो 15 है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A15 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 14 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, और D की वैल्यू आपको दे रखी है 3। तो सॉल्व करेंगे, 14 प्लस 15 में से 1 गया तो कितने होते हैं? 14 होते हैं ना, 15 माइनस 1 14, और 14 तिया 3 चौक 12 का 2, 14 तिया 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, और 3 एकम 3 और 1 4, 42, 14 दूनी 28, 14 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, और ये 5, ये आपका आया है A15। हमें निकालना है 15th टर्म। सो 15th टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1 अपॉन में A15, 15th टर्म ऑफ AP है ना, AP की 15 टर्म, तो कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 56। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, एक बार इसको क्लिक कर लीजिए फोटो को, और फिर उसके बाद में इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, कॉपी करेंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्पेसिफिक मैनर में फैक्टर्स करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं इसे। हालांकि उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला भी लगाते हैं, लेकिन जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो पाए, तो अभी तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, प्रोसेस फॉलो कर लेना, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकती है। आप ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर के साथ, जो भी लिखा है, फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा तो 1 माना जाता है, हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं। इधर लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई, और 12 की 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएगा, है ना। फिर पीछे वाला निशान देखते हैं स्टूडेंट, आगे वाला नहीं, प्लस का 7 लेके आना है। देखो मैंने एरो लगा के दिखाया है, प्लस का 7, प्लस का 7। तो आप ऐसी दो अलग अलग संख्याएं ढूंढिए, 2 डिफरेंट संख्याएं होनी चाहिए, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और जिनको ऐड करें तो 7 आए। जरा सोच के बताइए ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं। मुझे तो पता है, इसलिए आपको सोचना है, यही बारे में आपको जानना है। तो 4 और 3 की अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो 12 आता है, और 4 में 3 जोड़ देता हूं तो 7 आता है। मुझे वो मैजिकल 2 डिफरेंट नंबर, यूनिक नंबर मिल गए। क्वाड्रेटिक के 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, वो दोनों सॉल्यूशन मिल गए, एक 4 है, एक 3। अब इसको जो कहते हैं फैक्टराइजेशन को, जो कह रहा है ये मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच की टर्म को स्प्लिट कर दो। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब आपको नकल करनी आनी चाहिए।
ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नीचे कॉपी करूंगा और कॉपी करने में बच्चे गलती नहीं करेंगे। मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा, फिर माइनस को लिखूंगा, फिर इस 7 यानी मिडिल में लिखा हुआ 7 को फ्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि अलग अलग कर दूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा 4 + 3, यानी कि 7 की जगह 4 + 3 लिखूंगा। ब्रैकेट जरूर लगाऊंगा क्योंकि आगे माइनस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद x लिखूंगा, फिर मैं प्लस का निशान लिखूंगा, फिर मैं 12 और इक्वल टू 0। कितना आसान है ये लिखना। हर बार हर क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट के ऐसे ही होते हैं। एक बार वो फ्रैक्शन मिल जाए, बस बीच वाले को चेंज करना है, बाकी को कॉपी करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसको कॉपी करना है, समझ लीजिए। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। एक्स की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो एक्स भी हो जाएगा। फिर माइनस की और अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3 हो जाएगा, और एक्स की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3x। देखो आगे से माइनस जा रहा है और पीछे से x आ रहा है। सिंपल, समझ में आता है। प्लस का 12 = 0। अब स्टूडेंट आगे वाली दो संख्याओं में से कॉमन लेना है और पीछे वाली दो संख्याओं में से कॉमन लेना है। कॉमन के लिए नियम बहुत क्लियर है। वेरिएबल में से वेरिएबल को कॉमन लिया जाएगा और संख्या जो है कांस्टेंट में से कांस्टेंट को। जैसे कि यहां देखिए, यहां पर लिखा है 1, यहां लिखा है 4, तो कांस्टेंट का तो कोई लेना देना है नहीं, वहां तो 1 ही कॉमन है। लेकिन यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो दोनों में से कॉमन आएगा x का पावर 1। अगर स्क्वायर में एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर अंदर हो जाएगी। यहां पर x बाहर आ गया तो माइनस का 4 अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से देखेंगे, पहले माइनस लिख लेते हैं। ये 3 है, ये 12 है। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर 3 है और यहां पर लिखा हुआ है 12। 12 का मतलब 3 की टेबल में 12 आता है, तो मैं दोनों में से कॉमन ले लूंगा 3। यहां 3x में से 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा बचेगा x। ये प्लस है, बाहर माइनस कॉमन लिया तो निशान बदल जाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 3 से 12 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 4। डिवाइड करना होता है कॉमन का मतलब। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ये दोनों सेम है, आप कॉमन ले लीजिए। x - 4 कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, x - 3 = 0। एक बार इसे इक्वल टू 0 कर दीजिए, x - 4 = 0। एक बार इसे इक्वल टू 0 कर दीजिए, x - 3 = 0। यहां पर x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी और यहां पर x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो आपसे कह रहा था कि आप इसे सॉल्व करके दिखाइए, मैं कर चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। 8 क्वेश्चन है पहले सेक्शन में, आपको 5 करने हैं। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 80 में से 80 नंबर भी ला सकते हैं अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन की रेफरेंस के लिए मेरे को लगता है कि ये टॉपिक मैंने करा रखा है, ये फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है, या इससे पहले जो मैंने कराया सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, अगर मैंने अलग अलग कोर्सेज में वो रिकॉर्ड कर रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन नंबर और लिंक, वीडियो लिंक मैं मेंशन कर दूंगा जो मैं करा चुका हूं। अगर आपको अगर अभी भी आपको ये फैक्टर्स करने नहीं आते हैं तो फैक्टर करने का प्रोसेस जान लेंगे कि कॉमन लेके फैक्टर्स करते हैं, फॉर्मूला लगा के फैक्टर करते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं। सारे तरीके डिवाइड तक पहुंचना है स्टूडेंट। अगर आपकी क्लास में यूनिवर्सिटी का पेपर है, फैक्टर्स है, तो डिवाइड भी हो सकता है। अगर मैं आपको ये कह दूं यहां प्लस की जगह माइनस लिख दूं, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस की जगह माइनस लिख दूं, तो बेटा ये तरीका फेल हो जाएगा, फिर कोई दूसरा तरीका लगेगा। समझ में आता है? तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, उसे भी देखना। हालांकि आप अपनी अप्रोच से मैक्सिमम कोशिश करें कि आप टॉपिक को कंप्लीट सीखें, लेकिन मेरा काम ये है कि इस पेपर के जरिए मैं आपको सब कुछ सिखा दूं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां मैंने मेंशन किया होगा क्वेश्चन, और जितना मैंने काम कर रखा है उसके रिलेटेड वीडियोस भी डाल दूंगा ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। नहीं कर रखा तो, कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 4 मार्क्स का ऑफ कोर्स ये भी है। एक्सप्लेन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए पहले पता होना चाहिए व्हाट इज सेट। अगर आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं व्हाट इज सेट। तो एक टॉपिक आता है, सेट्स कहते हैं इसे। अगर ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं इसके वीडियो लिंक को क्वेश्चन नंबर डाल के उसके नीचे मेंशन कर दूंगा। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितना आपको लगता है, जितना आपके पास टाइम है, आप देखें। एक पेपर में पूरा रिवीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन वो मैंने इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं बनाया, वो किसी और कोर्स के लिए, टॉपिक सेम है। सेट्स क्या होता है इसे समझते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे
a well defined collection of object is called set। तो आपको पता लगा कि व्हाट इज सेट। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन करना तो सब जानते, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? वेल डिफाइंड का मतलब आप क्या समझते हैं? आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते मेरे को उन्हें पढ़ाना है। वेल डिफाइंड का मतलब आप सही नहीं जानते, ये इंग्लिश नहीं है बेटा, ये मैथमेटिक्स का वेल डिफाइंड है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है सभी का सेम आंसर। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सभी का सेम आंसर। अगर ये यूनिवर्सली सेम आंसर सबका आता है तो उसे ही वेल डिफाइंड बोला जाएगा, वही कलेक्शन कहलाएगा ऑब्जेक्ट का, और उसी को सेट बोला जाएगा। जैसे कि मैंने कहा 2 + 5 = 11। क्या बोला मैंने बोला 2 + 5 = 11। आप बताइए सोच के, क्या 2 + 5 = 11 होता है? नहीं होता ना। चलिए, आपको लगता होगा कि चलो एक दूसरे व्यक्ति से पूछ लेते हैं। आप अपने किसी कलीग से या साथी से पूछ लीजिए, क्या 2 + 5 वो बताएगा 11? वो कहेगा नहीं सर, नहीं होता है। आप बाहर रोड पर जाइए, किसी रिक्शे वाले से पूछिए, किसी और व्यक्ति से पूछिए, दुनिया के किसी भी व्यक्ति में, किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में जाके पूछिए, 2 + 5 11 नहीं बताएगा। यूनिवर्सली सबने एक जैसा जवाब दिया। इसका मतलब ये बात वेल डिफाइंड है, और अगर ये बात वेल डिफाइंड है तो ये कलेक्शन ऑफ सेट्स हो सकता है। अब समझ में आ गया? वेल डिफाइंड का मतलब ट्रूथ और फॉल्स नहीं बता रहा मैं। वेल डिफाइंड का मतलब सब जने एक जैसा आंसर दें। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या ये सेट है? सोच के बताइए। हाँ बिल्कुल सेट है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो ईस्ट से ही राइज होता है। अब मैं दोबारा बोलता हूं, मेरी बात को सुनिएगा गौर से। सन राइजेस इन द वेस्ट, बताइए ये सेट है? सोचिए, कमेंट पे करके बता देना। वैसे चलिए मैं बता देता हूं, ये भी सेट है। मैंने क्या कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बोला सूरज जो है वो पूर्व से उगता है। आप सब ने कहा, सभी व्यक्तियों ने हाँ पूर्व से उगता है, यही हमें सिखाया गया है और यही हम जानते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि सूरज जो है वेस्ट से उगता है। आप कहोगे नहीं, क्या दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति से नहीं बोलेगा? ऑफ कोर्स नहीं बोलेगा। तो जो चीज कंप्लीटली यस बोली जाए, मतलब हर कोई व्यक्ति किसी एक चीज के फेवर में ही हो। अगर हाँ बोल रहे तो सब हाँ ही बोले, और ना बोल रहे तो सब ना ही बोले, तो उसे ही सेट बोलेंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सोचिए, ये सेट है? सोचिए। यस, आप समझ चुके हैं अब सेट क्या होता है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर मैं आपसे कहता हूं तो आप कहेंगे यस सर, हमारे लिए तो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। लेकिन आपके ही साथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति कहेगा नहीं। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा बहुत कठिन होती है मैथ्स, लेकिन कोई और स्टूडेंट से पूछोगे तो वो कहेगा नहीं ये तो कठिन नहीं होती। मतलब एक ही स्टेटमेंट के मल्टीपल आंसर्स अगर आते हैं तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं तो वो सेट भी नहीं है। ठीक है, सेट समझ में आया? तो सेट्स जो है, हम कलेक्शन जब इसका करते हैं तो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को लिखने का एक मैनर होता है। तो सेट्स को लिखा जाता है ऑलवेज इन करली ब्रैकेट। ब्रैकेट कई टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इस तरीके से ओपन इंटरवल वाला, एक क्लोज इंटरवल ब्रैकेट, और एक करली ब्रैकेट, है ना। ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये मॉडरेट यानी कि मीडियम है। तो फिलहाल करली ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा वही सेट कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आपसे एग्जांपल पूछूं व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट यूजुअली डिनोट बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यू। ऐसे लिख देता हूं, यू से डिनोट होता है, ऐसा यू। हम लेट कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में यू की एक वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमने ये यूनिवर्सल सेट अपनी मर्जी से बनाया। कहता है इज यूनिवर्सल सेट इज अ सेट दैट, कैसा सेट होता है? कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अंडर कंसिडरेशन ऑफ
फॉर अ पार्टिकुलर कंटेक्स्ट और डिस्कशन। अब समझ नहीं आया, बात क्लियर नहीं? इसे बोल सकते हैं ऑल अदर सेट्स इन दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे कि ये एक सेट है, इसमें से निकला है जो, उसे सब सेट बोलते हैं। ए ध्यान रखना, सब का मतलब होता है बेटा ये प्रीफिक्स किसी भी चीज को छोटा कर देता है। सेट ये पूरा सेट था, सब सेट इसी का एक हिस्सा। तो मैंने कहा ए इज 1 2 3, मैंने कहा बी इज इक्वल टू 2 3 4। तो बेसिकली ये सबसेट इसी में से आया, ये इसमें से आया। लेकिन अगर मैं लिखूं C इज इक्वल टू 7 8, तो आप कहोगे सर ये इसमें से नहीं आया, 8 तो इसमें था ही नहीं। यूनिवर्स मतलब सबसे बड़ा, तो यूनिवर्स का एग्जांपल आप दे देंगे, लिखेंगे सो A और B के लिए ये यूनिवर्स है ना। उसके बाद वेन डायग्राम से भी आप दिखा सकते हो, वेन डायग्राम से भी आप यूनिवर्सल सेट दिखा सकते हो। इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे और वहां पर एक U फॉर यूनिवर्सल सेट, बीच में कोई सेट बना देंगे, लाइक ये A सेट है, ये B सेट है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो आपने यूनिवर्सल सेट को भी रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम से, आपने न्यूमेरिकली भी एग्जांपल दे दिया और आपने डिफाइन भी कर दिया। आई थिंक इतना बहुत है, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। इतना बहुत है कि आपने 4 मार्क्स में ये लिख दिया जितना इसने पूछा था। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन जो है अगर आपने ये टॉपिक किया हुआ है तो देखते ही पता लग जाएगा, ये तो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। लेकिन नहीं किया, पहली बार देखा है, तो आपको मैं समझा देता हूँ क्या होता है। एक टॉपिक है परमुटेशन, एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन, उसका एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। जो परमुटेशन है, परमुटेशन, उसके लिए आपको याद रखना है, ऐसे लिखा होगा n परमुटेशन ऑफ r, ऊपर n नीचे r, लेफ्ट में n राइट में r, है ना, जैसे ये लिखा है। या फिर इसकी जगह पर ये भी लिख देता है परमुटेशन ऑफ n, r, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिख देगा n परमुटेशन ऑफ r। मतलब बेसिकली लिखेगा कैसा भी, इसका मीनिंग होना चाहिए। इस n का मतलब होता है टोटल नंबर और इस r का मतलब होता है रिक्वायर्ड नंबर। टोटल नंबर और रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि टोटल नंबर हमेशा या तो ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है रिक्वायर्ड नंबर के, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कभी कम हो जाए, छोटा हो जाए, यानी कि n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, हमेशा बड़ा होगा। टोटल तो बड़ा ही होगा ना रिक्वायर्ड से। फॉर्मूला ये होता है इसका n फैक्टोरियल, यानी ऊपर वाली संख्या का फैक्टोरियल और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा के फैक्टोरियल। आपको सर ये निशान कैसा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह है हिंदी में। इसे हम कैसे हम बताएंगे, तो ये फैक्टोरियल है मैथ्स में, फैक्टोरियल, इसका भी कोई मीनिंग होता होगा? हाँ सर, मैथ्स में बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना आसान है, फैक्टोरियल से पहचानते हैं इसे। 6 फैक्टोरियल में एक एक कम करते चले जाओ। अगर 0 फैक्टोरियल मिल जाए स्टूडेंट तो 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये बात याद रखना। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। परमुटेशन इसलिए लिखवाया क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन पेपर में आया है तो परमुटेशन का भी फॉर्मूला आ सकता है। जहां C लिखा है वहां P लिखा होगा, ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे भी लिखा होगा। फॉर्मूला आपके सामने बता दिया। अब कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए भी ऐसी फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन ऑफ r। लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ n, r, ये भी हो सकता है n कॉम्बिनेशन ऑफ r। लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है। इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ऊपर वाली संख्या का फैक्टोरियल जो भी टोटल नंबर है, नीचे वाली संख्या का भी फैक्टोरियल, और इसमें से इसे घटा के भी फैक्टोरियल। यानी उस पिछले वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है स्टूडेंट, उसमें और इसमें। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं, इसमें और इसमें क्या अंतर है। उसमें यहां पर इस वाले में r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा में आ गया, उसमें नहीं। ऊपर वाली संख्या का फैक्टोरियल, नीचे वाली संख्या का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे वाले को घटा के फैक्टोरियल। ठीक है, चीजें क्लियर है। हमें इसे सॉल्व करना है, n निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसलिए n, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल करेंगे।
ऊपर वाली संख्या का फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल करेंगे, नीचे वाली संख्या का फैक्टोरियल, इसमें से इसे घटाएंगे तो n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90। एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ये 3 नहीं लिखा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 3 नहीं लिखा है। देखिए जो पेपर मेरे को शेयर किया गया है, ये देखिए इसमें 2 लिखा हुआ है, अगर आपको दिखता हो तो n कॉम्बिनेशन ऑफ 2। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, मैं आपको ये भेज दूंगा, मतलब 2 पेज का है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 नहीं लिखा है, इसमें 2 लिखा हुआ है, तो मैंने ये गलती से 3 लिख दिया, तो इसको 2 कर देते हैं, अब ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर मैं 2 लिख देता हूं और यहां पर भी मैं 2 लिख देता हूं। अब ऊपर लिखेंगे n, n-1, n-2। आपको कहोगे सर ये कहां से आया भाई n, n-1? अभी तो बताया मैंने आपको, 6 फैक्टोरियल है, 6 में एक कम करो, 6 में एक, उसमें एक और कम करो, फिर उसमें एक और कम करो। मैंने बताया देखो 6 फैक्टोरियल में मैंने कहा 6 है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। अगर मैं यही रोकना चाहता हूं तो यहां फैक्टोरियल लगा दूंगा। अगर 6 की जगह 6 ना मान के n मान लो तो क्या हुआ, पहले तो n लिखेंगे, फिर n की यहां पर 6 में से 1 गया, यानी कि n में से 1 गया, फिर उसके बाद n में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4, n में से 2 गए, और यही रोकना चाहता हूं तो यही रोक दिया। मतलब ये संख्या पे लगाया रूल है, ये n पे लगाया रूल है। देखो ना, कंपेयर करो जरा, n की जगह पर कोई तो वैल्यू होगी भाई, 6, 7, 8, 10, 15 कुछ तो होगा। जो संख्या होती है पहले उसे लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम करते हैं। देखो 6 में से 1 गया 5, फिर उसमें से 2 कम करते हैं, 6 में से 2 गया 4, ऐसे मैंने यहां पर भी कर दिया। ठीक है, बात समझ में आती है और क्लियर भी है। नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 × 1 × और ये है n-2 फैक्टोरियल। तो हम करने क्या वाले हैं, इससे ये कैंसिल करने वाले हैं, सीधा सीधा कट जाएगा, ये बचेगा 2 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई, अंदर गुणा होगी तो कितना आएगा n² - n और इज इक्वल टू 180, और लेफ्ट में लेके आएंगे n² - n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और घटाए तो 1 आए। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाया, बहुत आसान है। 180 के हम फैक्टर्स कर देंगे, ये 90, ये 45, प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। मुझे माइनस का 1 लेके आना है, तो हो जाएगा 5 थिया 15, 3 दूनी 6, दूनी 12। नहीं, ये तो आ नहीं रहा, माइनस का 1 तो नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा। 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 एंड 3 3 ज़ा 9। स्टूडेंट ये देख लो, यूनिवर्सिटी में आया हुआ, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या दें, ये गलत है। ठीक है, या तो आप में यहां चेंज कर लो, कैसे कि अगर मुझे 1 लाना है तो 1 के लिए मैं क्या चेंज करूंगा, 180 90, इधर 91 कर लो, 90 की जगह क्या कर लो 91, या तो इसको चेंज कर लो, यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहाँ 91 है तो सॉल्व हो जाएगा। और या फिर अगर इसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता तो लिख देंगे सॉल्व नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। कैसे, हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 लिखेंगे, b की वैल्यू -1 लिखेंगे और c की वैल्यू -180। देखो मैं इसे 90 करके ही दिखा रहा हूँ, इसका आंसर कैसे आएगा, मतलब n की वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है निकालना, उसका कारण भी देखे बताना है आपको। a b c निकाल दिया, डायरेक्टली तो फैक्टर नहीं हो रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे, d फॉर डिस्क्रिमिनेशन, और ये होता है रूट ऑफ b² - 4ac, और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर -4 × a × c। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, हो जाएगा 1 प्लस का 8 चौक 18 चौक 72 है ना, 720, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 721। चेक कर लो एक बार, 4 8 32 का 2 हासिल कर, 4 कम 4 3 7, ठीक है, ये आपके पास आ गया 721। और 721 के फैक्टर्स होते हैं, नहीं होते होंगे, 7 2 9 और 1 10, कोई फैक्टर नहीं दिख रहा मुझे। 7 से भी जाए 7 1 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और 7 21, 0 लगेगा, और अब किससे जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, यहीं तक आएगा। अब इसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, इसके बाद
मुझे क्या करना है, यानी ऐसे फैक्टर नहीं हो पाए तो मैं डिस्क्रिमिनेशन निकाल रहा हूं। मैंने कहा था मिडिल टर्म स्प्लिट करने के दो तरीके हैं। तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है। यहां पर d की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, 0 से, तो ये एक रियल रूट है। क्या है, रियल रूट, यानी कि इसकी वैल्यू, इसका सॉल्यूशन रियल नंबर में आएगा। अगर ये छोटी होती तो इसे कहते हैं नॉट रियल रूट, वो रियल रूट नहीं है, वो इमेजिनरी रूट होता है ना। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी क्लास के अंदर यूनिवर्सिटी में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक है। अगर होता तो माइनस में भी आगे बढ़ सकता था, नहीं होता तो लिख देते इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एन की रियल वैल्यू नहीं आ सकती थी। ठीक है, फिलहाल इससे आगे बढ़ाते हैं। तो x की वैल्यू जो आएगी आपके सामने, वो n की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, n इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 721 अपन में 2 इंटू 1, सो दैट्स वाई आ जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 721 अपॉन में 2। तो n की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस में आ गई और एक माइनस में आ गई। मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं ना, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने इसे करा 721 का रूट 26 आया, प्लस 1 किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो फाइनल आंसर आया मेरा n की वैल्यू 13.925 या 93। ओके, और n की वैल्यू यहां करेंगे तो कितना आएगा, 721 का रूट माइनस 1 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आंसर मेरा आएगा यहाँ पर माइनस का 12.92 यानी कि 9। अब मैंने कहा था कि ये गलत है, क्यों कहा था गलत है, आपने कहा सर आगे तो सॉल्व हो सकता है। n की वैल्यू फ्रैक्शन में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये जो डेसिमल्स में आ गई, फ्रैक्शंस में आ गई, नहीं, n की कंप्लीट वैल्यू आएगी तो ही वो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का पार्ट होगा। यानी n की वैल्यू यहाँ इंटीजर में आनी चाहिए। लिखेंगे बट n इज नॉट एन इंटीजर, है ना, तो यहीं छोड़ देंगे इसे, इससे आगे हम नहीं कर सकते, ये गलत क्वेश्चन दे दिया, है ना। एक बार इसे कॉपी करो, फिर मैं इसे सही करके दिखाता हूं कि इसमें सही क्या करना चाहिए था। कॉपी करो इसे। अब अगर मान लो मैं यहां पर 90 की जगह 91 कर दूं, है ना, चेक करके देखते हैं इसे कैसे करेंगे। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाली संख्या का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 91। यहां हो जाएगा n-1 n-2 फैक्टोरियल अपन में 2 इंटू 1 n-2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 91, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी n स्क्वायर माइनस n, ये मल्टीप्लाई अंदर हुई है, और इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कराई तो 2 एक कम 2 और 9 दूनी 18। लेफ्ट में लेके आएंगे n स्क्वायर माइनस n माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 182 के फैक्टर्स कर देंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा 2 से, 2 में 18, 2 एकम 2। फिर उसके बाद हम कर देंगे इसके फैक्टर 7 से, 7 एकम 7 और 7 या 21 और फिर 13 एकम 13, तो 7 दूनी कितने होते हैं 14। यानी कि मेरे को मल्टीप्लाई करनी है इसकी, मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और घटाए नहीं है तो 1 आए। मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आए, घटाने के बाद 1 आए, तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, वो है 14 और 13। 14 और 13 की गुणा कराएंगे तो 182 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होंगे, n स्क्वायर माइनस, बीच में 1 लिखा है, n के आगे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 लिखा हुआ है, 1 को लिखेंगे 14 माइनस 13 n माइनस 182 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई हो जाएगी गाइज, यहाँ पर 14n माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा 13n माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, n कॉमन आएगा तो आएगा n माइनस 14 प्लस 13 कॉमन आएगा तो n माइनस 14। डिवाइड कर लेना आप, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, हमेशा सेम आना चाहिए, n प्लस 13 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 14 इक्वल टू 0, एक बार n प्लस 13 इक्वल टू 0, उधर लेके जाएंगे तो आएगा n इज इक्वल टू 14 और n इज इक्वल टू माइनस 13। ये रिजेक्ट कर दो, इसे ऐसे लिख दो रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव होता नहीं है।
तो आपको n की वैल्यू पूछी गई थी और n की वैल्यू आ गई 14। अब देख लो, ये यूनिवर्सिटी में 2023 में आया हुआ पेपर है और ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर 90 नहीं होना चाहिए था, 91 होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अगर पेपर में आता है तो आपको आगे का भी पता होना चाहिए, तो मैंने आगे का बता दिया आपको, ठीक है, कैसे करा गया। चलो इसे कॉपी कर लो एक बार। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आई नो कि आप में से बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं पता होगा कि ये क्या है। आपने भागते दौड़ते इधर उधर सीख लिया होगा थोड़ा बहुत, कुछ ने, और कुछ को प्रॉपर आता होगा। तो जिसको प्रॉपर आता है उसे तो देखने की जरूरत नहीं है, उसे तो ये क्वेश्चन आता है ना, आंसर मैच कर लेना बस। जिसे थोड़ा बहुत आता है तो उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा। ये वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, इसी के नीचे मैं लिंक देता रहूंगा। शायद 2-3 लिंक दे दूंगा मैं आपको, एक तो जरूर दूंगा जिसमें डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको रूल्स सारे के सारे देखने हैं। आई नो जो मैंने डिफरेंशिएशन बनाया है वो डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक का होगा, लेकिन अगर वो बेसिक्स आप सीख जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन आना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है वो मैं भी बता दूंगा, बस डेरिवेटिव आना चाहिए आपको, ठीक है ना। डेरिवेटिव के बेसिक कुछ रूल्स होते हैं वो पता होने चाहिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, बस 4 रूल, और कुछ बेसिक्स डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए। वीडियो मेंशन कर दूंगा, अगर लगता है आपको देखना चाहिए तो जरूर देखिएगा। फिलहाल आपके लिए बताता हूं इसी क्वेश्चन में क्या करना है। जो भी क्वेश्चन दे रखा होता है उसे सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कोई भी एक वैल्यू, जैसे y मैंने लेट कर लिया 4x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 11 मैंने लेट कर लिया। एक तरफ दोनों साइड चाहिए मेरे को, तो एक तरफ y लेट कर लिया, fx भी लेट कर सकते हो आप। अब मुझे पता लगा ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, क्योंकि रिस्पेक्ट किसकी लेनी है, आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो वीडियो देख के आप आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखिए। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं dy अपॉन में dx। लिखने का तरीका मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। अब मेरे पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कॉपी कर लेते हैं। अगर फंक्शन के साथ गुणा में है, ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो कॉपी कर लेंगे। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर ऊपर से घट जाती है। कुछ समझ में आ रहा है ना। चलो दोबारा करते हैं। माइनस का निशान है, माइनस, कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट को कॉपी करेंगे। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 पहले आगे आएगा और फिर एक पावर घट जाएगी, प्लस कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको पहले कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है तो कॉपी करते हैं, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, सिंपल है। फिर प्लस 11, अकेला कांस्टेंट, कोई फंक्शन नहीं इसके साथ तो 0, कांस्टेंट अकेला मिल जाए तो 0। ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, dy अपॉन में dx, 5 चौक 20, x की पावर 4 माइनस 6 तिया 18, x की पावर 2 प्लस 7। कहता है सेकेंड डेरिवेटिव करना है, तो आप लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे अगेन, ऐसे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार कर दिया, अब दोबारा करना है। अब करना किसका है, d2y, ध्यान रखना बीच में 2 लगेगा, dx2 क्यों लगेगा, कैसे लगेगा सर, अगर आपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है तो फिर जरूरत नहीं है पूछने की, और नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर 20 एक कांस्टेंट है, ऐसा कैसे लिखा जाएगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है, 4 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी, फिर माइनस का 18 कॉपी किया जाएगा। क्यों कॉपी किया जा रहा है सर, क्योंकि ये फंक्शन के साथ गुणा में है। x की पावर 2 का क्या होगा 2x, प्लस का 7 अकेला है तो 0 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आपका आ गया, ये आपको 4 मार्क्स दिला चुका है। 20 चौक 4 दूनी 8, 80, x की पावर 3 और 18 दूनी 36 x। दिस इज फाइनल आंसर, कॉपी कर लीजिएगा। पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक सिंबल है, इसे ड्यूलो बोलते हैं, ड्यूलो। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में लगाया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ड्यूलो लगाया जाएगा।
इसमें क्या होता है, एक ही समय में एक ही फंक्शन में x भी फंक्शन है और y भी फंक्शन है, लेकिन लिया एक को फंक्शन और एक को कांस्टेंट जाता है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है तो मैंने कहा है डिस्क्रिप्शन पे जाइए, छठा क्वेश्चन वीडियो मेंशन कर दूंगा। अगर मैंने कोई वीडियो नहीं बना रखी है स्पेसिफिक टॉपिक की तो वो मेंशन नहीं होगी। अगर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो ही करूंगा मैं, फॉर्मूले की वीडियो ही करूंगा मेंशन, तो वो देख लो, अच्छा रिवीजन हो जाएगा एक पेपर में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है, ड्यूलो अपॉन ड्यूलो y का मतलब y इज अ फंक्शन और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो हम इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सीधा एक ही शब्द में कर देंगे, एक ही लाइन में, सॉरी कैसे, 3 एक कांस्टेंट है और x भी एक कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट चल रही है। तो इसको तो कॉपी करना है, 3x इंटू वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3y स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में y क्यूब का 3 आगे एक पावर घट गई, प्लस का 6 कांस्टेंट है y के साथ, तो 6 ऐसे कैसे, और y का डिफरेंशिएशन होता है 1, जैसे x का 1 होता था, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 लिखा, x के रिस्पेक्ट थी, अब रिस्पेक्ट y की है, ठीक है। ऐसी 4 कांस्टेंट है कॉपी, y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4y क्यूब। 4 नंबर का क्वेश्चन है गाइस ये, 4 नंबर का, 3 3 जा 9xy स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 4 जा 16y क्यूब, दिस इज फाइनल आंसर। देखो कितना आसान था 4 नंबर का क्वेश्चन। चलो इसे कॉपी कर लो, अगले 2 क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके सामने क्वेश्चन 7 आ गया है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के भी बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए। इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखना है अगर, तो उसके मैंने 7 वीडियोस बना रखे हैं। एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, एक टाइप 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। अगर वो 6 के 6 टाइप सीख लिए, कंप्लीट इंट्रोडक्शन कंप्लीट इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाएगा। तो मैं उसे भी मेंशन कर दूंगा ऑफ कोर्स, है ना। और जब हमारा कोर्स अगर बन जाता है, सपोज कि अगर मैं बना देता हूँ, तो फिर ये सब मेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्स ही कंप्लीट देखिएगा, है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल देखना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन की तरह ही होता है, बस रूल्स अलग है। ये 16 एक कांस्टेंट है, कॉपी कर लेंगे। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो डिफरेंशिएशन याद करो, 4 आगे आता है, एक पावर घट जाती है ऊपर से। इंटीग्रेशन में क्या करना है, ऊपर भी एक पावर जुड़ जाएगी 4 + 1, और वही नीचे भी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में पावर 5 आगे आएगा, एक पावर घटेगी 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में ऊपर भी एक जुड़ेगा, नीचे भी एक जुड़ेगा। फिर से करते हैं, माइनस का निशान, 17 एक कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ है, 17 कॉपी किया। ये x की पावर 1 लिखा है, इसका इंटीग्रेशन जाएगा x² 2। 24 अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होता तो 0 हो जाता, इंटीग्रेशन है तो होगा 24x, प्लस का c जरूर लगाया जाता, कांस्टेंट वैल्यू। ये आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, ये 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपकी क्लास में। आपको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तभी आपको दे रखा है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, 6 वीडियो है, उसे आप 2 से 3 दिन लगा के सीख सकते हो। एक दिन में नहीं सीख सकते, एक दिन में तो बस देख ही सकते हो। सीखने के लिए आपको कॉपी पेन लेना पड़ेगा, मैंने प्रैक्टिस कराई है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आप सीख जाओगे तो कर आओगे, सारे क्वेश्चन कर आओगे, ठीक है। 4 नंबर यही मिल जाएंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, 8 ही क्वेश्चन थे, करने 5 थे। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a skew symmetric matrix if its transpose is equal to its negative matrix. Mathematically, A transpose is equal to -A. ये तो कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं। लिखने का एक तरीका होता है, जैसे ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 2 3 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। बहुत क्लियर समझना है, इंट्रोडक्शन तो फिर भी मिल जाएगा इसका, मैं आपको इंट्रोडक्शन तो जरूर सेंड करूंगा, लेकिन 2 रो है और 2 ही कॉलम है, इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे लिखी होती 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 तो रो है, इस तरफ से रो होता है R1 R2 और ऊपर से कॉलम C1 C2 C3, ऊपर की तरफ से नीचे कॉलम आते हैं, ऐसे रो होती है, ऐसे कॉलम होता है, ठीक है ना। तो 2 रो है और 3 कॉलम, पहले रो ही लिखा जाता है फिर कॉलम ही लिखा जाता है, हमेशा नियम है।
ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 3x3 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो कहता है जो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो जिसका ट्रांसपोज किया जाता है। ट्रांसपोज क्या होता है अब ये समझ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ में आ गया, यानी कि ये तो समझ में आ गया क्या होता है स्क्वायर, जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे पावर में टी लिख दो, इसे कहते हैं ट्रांसपोज। जो रो है ना, ऐसे रो जो लेटे हुए हैं उन्हें सीधा खड़ा कर दो, इसे ट्रांसपोज कहते हैं। सेकंड रो को चेंज करके सेकंड कॉलम बना दो, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो अगर कभी ऐसा मिल जाए आपको कि इसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव कर दिया, उसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दी और आंसर सेम आ जाए, तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक मैट्रिक्स दे रखी है और अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में आपसे पूछा जा सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में या तो वो कहेगा कि शो करके दिखाओ और प्रूफ करके दिखाओ, कुछ भी बोलेगा है ना, प्रूफ, या बोलेगा सॉल्व करके दिखाओ या फाइंड करके दिखाओ। तो अगर प्रूफ करने के लिए कहता है तो जो मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और इक्वल आ जाएगी। ट्रांसपोज करते इक्वल आ जाएगी, ट्रांसपोज मैंने बता दिया। और अगर सॉल्व करने के लिए कहता है तो आप लिखेंगे हाफ a प्लस a ट्रांसपोज। याद रखिएगा जोड़ना आपको आना चाहिए, हाफ से मल्टीप्लाई। सेम एज इट इज अगर आपसे कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कि शो करके दिखाओ या प्रूव करके दिखाओ, तो आपको a बराबर माइनस ए ट्रांसपोज कह लो या माइनस ए बराबर ए ट्रांसपोज, जैसे इसमें लिखा है। और दूसरा अगर आपसे फाइंड करने के लिए कहता है या सॉल्व करने के लिए कहता है तो आप लिखेंगे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये नियम याद कर लेना क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। अगर आपसे ये भी कहता है व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एग्जांपल देके बताओ किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आप कैसे एग्जांपल देते? आप अपनी मर्जी से कोई से भी मैट्रिक्स मान लीजिए, उसका ट्रांसपोज करिए, घटाइए, हाफ से मल्टीप्लाई करिए, वो अपने आप स्क्यू सिमेट्रिक बन जाती है। फिलहाल तो इसे कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट अब आपके सामने पार्ट बी आ गया है। पार्ट बी में लिखा हुआ है नोट में आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें टोटल 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन 13 है शायद क्वेश्चंस, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस सब में क्या कर रखा होगा, इंटरनल ऑप्शंस दे रखा है। जैसे पहले ओवरऑल 8 में से 5 करने थे, अब इंटरनल ऑप्शन दे रखा है। अब इंटरनल ऑप्शन में क्या है, इन दोनों में से कोई एक करना है। मैं तो दोनों कराऊंगा। पहला क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड द जीपी। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन 9th का ए पार्ट कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा सीधा लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स यानी कि S8 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 गुना है 5 टाइम्स सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स S4। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है जीपी का, जिसे हम यहां लिख देते हैं, बिकॉज Sn का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। n की जगह पर आप 8 लिख देंगे, तो a r की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय a r की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। आप देखेंगे तो ये r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, r से a कैंसिल। ये r की पावर 8 लिखा है तो इसे लिख सकता हूं r की पावर 4 की पावर 2। देखो अपनी मर्जी से मैंने लिखा, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 8 को लिखा 4 की पावर 2, इधर 5 लिखा है, इधर आएगा r की पावर 4 माइनस 1। यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, मैं यहां लिख दूंगा इस फॉर्मूले को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो स्टूडेंट यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, r की पावर 4 प्लस 1 और r की पावर 4 माइनस 1
इज इक्वल टू 5 आर की पावर 4 माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 1 राइट में जाएगा। आर की पावर 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, आर की पावर 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 में से गया 4। आप इसे लेके जाएंगे इधर तो आर की पावर 4 को इधर लेके जाएंगे तो पहले तो इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 उधर जाएगा तो 1/4, पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1/4। सॉल्व कर देंगे तो 2 आएगा। आर की पावर, आर इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ मतलब कि आर की वैल्यू आ गई √2, हमें आर मिल गया। हमें पूछ रहा है जीपी निकालिए स्टूडेंट, और जीपी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आर की और ए की, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन से हमें ए तो दे ही नहीं रखा है, ये क्वेश्चन भी अधूरा है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखे फाइंड द जीपी इफ ए इज दिस, अगर ए दे रखा होता फर्स्ट टर्म तभी जीपी निकल सकती थी, लेकिन अब नहीं देखा तो हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, तो जीपी इज इक्वल टू हो जाएगी, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे ए और फिर फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस a√2, फिर फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, ए आर मतलब इन दोनों की गुणा हो गई, ए आर स्क्वायर मतलब कि 2a है ना। ये ऐसे करके आप जीपी लिख देंगे। कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी गड़बड़ी दे रखी है स्टूडेंट, देख लो कैसा स्टैंडर्ड का पेपर है ये। अब आपके सामने इसका ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है ये करते हैं। ये आपको दे रखा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹5,000 ड्यू इन 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना चाहिए आपको। क्वेश्चन 9th का बी पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर टी, ये फॉर्मूला होता है ना। पर एनम दे रखा है इसने, हाँ पर एनम सालाना दे रखा है। इसमें ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 5000, आपको पी निकालना है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू बोल दो, प्रिंसिपल भी कह सकते हो। आपको टाइम दे रखा है, टाइम कितना 3 years, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% 0.05 है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे ना, सारी वैल्यू रख देंगे। ए की जगह पर लिखेंगे आप 5000, पी फॉर प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 0.05 और टी की जगह पर 3, इसे डिवाइड में लिखेंगे स्टूडेंट, 5000 डिवाइड पे 1.05 की पावर 3 इज इक्वल टू पी। पहले इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, फिर डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे वो तरीका सिखा देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों को तो अभी कैलकुलेटर चलाना भी नहीं आता होगा। पहली बात तो साइंटिफिक नहीं लेना है कैलकुलेटर, आपको नॉर्मल लेना है इस तरीके से, है ना। और इसको कैसे चलाना है वो मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले नीचे वाली संख्या को लिखेंगे 1.05, फिर पावर में 3 है तो पावर कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का जो साइन है उसे प्रेस करिए, उसे प्रेस करेंगे ये एक पावर हो गई। देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एक पावर में तो कुछ चेंज होता भी नहीं है। फिर इक्वल टू का निशान दबाएंगे तो ये 2 पावर हो गई, फिर एक बार और इक्वल टू का निशान दबाएंगे तो ये 3 पावर हो गई। मतलब पहले क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, 2 की पावर 5 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, आंसर कितना आएगा 32। कैसे करेंगे, देखो पहले 2 प्रेस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का निशान प्रेस करेंगे 1 पावर, अब 5 पावर करनी है, 1 तो हो चुकी है, फिर 2 3 4 5, देखो 32 आया कि नहीं आया। क्या समझा कि जब भी आपको पावर करना होगा इस तरीके से करेंगे। तो मैंने नीचे वाली संख्या को करा 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल, तो ये आ गया। एक तरीका तो है ये संख्या उठा के लिख लो, दूसरा तरीका इसे कैलकुलेटर से ही कर लो। कैसे करेंगे सर, ये तो आपकी नीचे वाली संख्या आ गई, हमें कैलकुलेटर पे करना आता है ऊपर वाली संख्या, फिर डिवाइड, फिर नीचे वाली संख्या। तो मैंने कहा नीचे वाली संख्या को कैलकुलेटर पे सेव कर लेते हैं। M प्लस का एक बटन होता है, मेमोरी प्लस कहते हैं, आप इसे दबा दीजिए। किसी किसी के में M प्लस पहले से मेमोरी स्टोर होती है, देखो मेरे कैलकुलेटर में मेमोरी इसे करके डिलीट हो जाती है, ऊपर मेमोरी लिखा हुआ है, आपके में M लिखा हुआ है। किसी किसी कैलकुलेटर में मेमोरी डिलीट नहीं होती, मतलब ऑल डिलीट नहीं होता इसे दबाने से। तो क्या करेंगे, इसी MRC को, ये MRC है, इसे एक बार दबाएंगे, फिर दूसरी बार दबाएंगे तो वो हट जाएगा। मेमोरी हटनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए पुरानी मेमोरी, ठीक है। M प्लस दबाया, ये नीचे वाला था। अब ऊपर वाली संख्या 5000 है,
फिर डिवाइड का निशान है, फिर जो नीचे वाली संख्या थी वो कहीं रखी हुई है, कहाँ रखी है, एमआरसी में, ऐसे उठाएंगे यार, और फिर इक्वल टू कर देंगे तो डिवाइड हो गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया 4319, और आपके पास 0.187, तो 19 हो जाएगा, इक्वल टू पी। सो द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹4319.19। यानी कि अगर आप 4,319 रुपए 19 पैसे को जमा कराते हो 5% के हिसाब से 3 साल में, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 5,000 रुपए मिलेंगे। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके सामने अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी, बीच में और लिखा हुआ है, मतलब एग्जाम में आपको इन दोनों में से एक पार्ट ही करना है, ठीक है ना। और अब जो है हम याद रखना, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ कितने, इसकी वेटेज कितनी मैंने लिखी थी, इसकी वेटेज 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 12 पंजे 60, 60 मार्क्स का ये सेक्शन है पार्ट 2। 5 ही क्वेश्चन करने हैं आपको इसमें से, उसमें से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और हर किसी में ऑप्शंस भी दे रखे हैं। फिलहाल 10th क्वेश्चन है, क्या कहता है, अ टाउन हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 80,000, आउट ऑफ इट 58,000 रीड द हिंदू, यानी कि हिंदू पढ़ने वाले, द हिंदू पढ़ने वाले 58,000 है, 53,000 रीड डेक्कन क्रॉनिकल, उसके बाद वाइल 34,000 रीड बोथ, दोनों के दोनों पढ़ने वाले। कहता है, आपसे पूछता है फाइंड आउट हाउ मैनी रीड नाइदर, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये प्रिंट गलत है यहाँ पे, नाइदर के बाद फुल स्टॉप आ ही नहीं सकता, नाइदर और ये होगा नाइदर द हिंदू नोर डेक्कन क्रॉनिकल, यानी कि आपको निकालना है कि जो दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। तो ये एक जो चैप्टर है वो सेट थ्योरी का चैप्टर है, कैसे करना है इसे देख लेते हैं। सिंपल सा एक टॉपिक है, ये सॉल्यूशन 10 का ए है। आपको यहाँ पर जो दे रखा है, हिंदू को पढ़ने वाले, है ना, टाउन में पॉपुलेशन ऑफ दिस, आउट ऑफ दिस रीड, है ना, लेट कर लेंगे द population read the Hindu is equal to NH लिख लेंगे, है ना, और the population read the, कौन सा है दूसरा, नहीं, डेक्कन क्रॉनिकल, इसको हम लिख देते हैं डी, है ना, डेक्कन क्रॉनिकल को डी लिख देते हैं। अब मुझे जो कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बिकॉज हमें क्या चीज गिवन है, एन एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितने जने पढ़ते हैं, 58,000, एन डी की वैल्यू भी है हमारे पास, डेक्कन क्रॉनिकल को पढ़ने वाले 53,000, एन एच इंटरसेक्शन डी, यानी कि जो दोनों में इंटरसेक्शन है, कॉमन, बोथ का मतलब दोनों में जो कॉमन, उसे इंटरसेक्शन से दिखाते हैं स्टूडेंट। अब हम निकालेंगे एन एच यूनियन डी इज इक्वल टू एन एच प्लस एन डी माइनस एन एच इंटरसेक्शन डी। यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट, यूनियन का मतलब क्या है, दिस इज यूनियन एट लीस्ट, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, बोथ, तो बोथ दे रखा है, एटलीस्ट निकालना है, कम से कम एक तो पढ़ने वाले होने ही चाहिए, ये होता है इसका मतलब। तो h की वैल्यू दे रखी है 58,000 प्लस 53,000 माइनस का 34,000, सॉल्व करना आपका काम है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं यार। 58,000 प्लस 53,000 माइनस 34,000, तो आपका आएगा 77,000। सिंपल है। आपसे कहता है टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 80,000 की, तो आप लिखेंगे जो कोई नहीं पढ़ता है ना, इन दोनों में से कोई पेपर नहीं पढ़ता, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ पीपल हु neither read
द हिंदू नॉर डेक्कन क्रॉनिकल। ठीक है, क्रॉनिकल। तो इसका होता है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन डी, एच यूनियन डी। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 80,000, एच यूनियन डी कितना है 77,000। आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आएगा आंसर 3000, ये आंसर है। कॉपी करो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें यही 10th का बी पार्ट भी सीख लेना है स्टूडेंट। यहां लिखा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 10 एग्जामिनेशन पेपर, 10 अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशन पेपर, जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, ऐसे अलग अलग एग्जामिनेशन पेपर है ना, अरेंज्ड इन द लाइन, उनको सबको अरेंज करना है लाइन से, सो दैट द बेस्ट एंड द रोस्ट पेपर आर नेवर टुगेदर, जिसमें से सबसे अच्छा पेपर, जिसके सबसे अच्छे नंबर आए, सबसे खराब नंबर आए हैं, वो एक साथ नहीं होने चाहिए। कठिन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता हूं। अब सोचना कह क्या रहा है ये, उसको करना कैसे वो तो बहुत अलग तरीका है, लेकिन कह क्या रहा है, ये सबसे बेस्ट है, नंबर 1 रैंक लाने वाला, ये सबसे खराब पेपर है। क्या दोनों एक साथ है? ये मैंने एक साथ ऐसे एक के ऊपर तय बना के रखे, क्या एक साथ है ये दोनों? नहीं, एक केस तो ये हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पर मैं 2 लिख दूं, यहां पर मैं 3 लिख दूं, और यहां पर मैं जो है 10 लिख दूं। यानी कि अब देखो, ये है सबसे बढ़िया पेपर, नंबर 1 रैंक, और ये सबसे खराब पेपर। क्या दोनों एक साथ है? नहीं, बीच में ये पेपर आया हुआ है। यहां पर सबसे बढ़िया, यहां सबसे खराब, यहां सबसे बढ़िया, सबसे खराब, सबसे खराब, यानी कि अलग अलग जगह पर कितनी जगह आ सकते हैं। कभी कभी ये एक यहां आ जाएगा तो 10 यहां चला जाएगा, कभी एक यहां आ जाएगा तो 10 यहां आ जाएगा। उनके बीच में एक पेपर, 2 पेपर, 3 4 5 6 7 8 पेपर तो होंगे ही होंगे। ऐसी तो भाई हजारों लाखों कंडीशंस बनेंगी, सारी निकालनी है। तो इसका एक टेक्निक है, इसका एक ट्रिक है, तरीका बताते। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है या आप सोच के बैठे हैं छोड़ के आएंगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है ना, हम तो कराएंगे, जिसने पढ़ा है वो तो समझे। 10 एग्जामिनेशन पेपर है, तो टोटल अरेंजमेंट लिखेंगे इन 10 एग्जामिनेशन पेपर अरेंज्ड, टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। सिंपल है। उसके बाद लिखेंगे इफ बेस्ट एंड रोस्ट पेपर कम टुगेदर, कम टुगेदर। आपने तो कहा सर कि नहीं आना चाहिए, अरे भैया निकाल रहे हैं, 2 मिनट वेट तो करो। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो इसके कितने केस होंगे, सोच के चलो। पहला और लास्ट वाला एक साथ रखना है, तो उसके केस होंगे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू होंगे, ये दोनों को तो एक ही बना लिया, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये होंगे जब रोस्ट और बेस्ट पेपर एक साथ आए तो एक सीरीज बनी, 9 एक साथ हो गए, और उन दोनों को भी आगे पीछे लिखे, रोस्ट पहले बेस्ट नीचे, या बेस्ट पहले रोस्ट नीचे, ऐसे करके इसको भी अरेंज करेंगे। तो अब आपसे कहता है कि बेस्ट एंड रोस्ट नेवर टुगेदर, एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट है ना, टोटल अरेंजमेंट माइनस टेकन टुगेदर, टुगेदर अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट कितना है 10 फैक्टोरियल, और एक साथ आने का अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस 10 को लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, माइनस का 9 फैक्टोरियल, इंटू में इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, बचेगा 10 माइनस 2,
तो यहाँ आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 में से 2 गया 8। अब इसके लिए कैलकुलेटर अलाउड है, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता यहीं छोड़ देते 8 करके। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8। आंसर आया 2903,040। 29 लाख 3 यानी कि 29,03,040 अरेंजमेंट बनेंगे, याद रखिएगा, कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए। इसमें लिखा है इफ टी इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2,50,000 अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन 16 वेयर टी इज द टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, क्यू इज क्वांटिटी, फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ के नाम से पहचाना जाता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड द कॉस्ट, आपको कॉस्ट भी निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, और वाला ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले इसे करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन 11 है ना, 11 का फर्स्ट पार्ट ए। तो आपसे पूछता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम EOQ भी बोलते हैं, ये होता है मिनिमम, ये होता है इज इक्वल टू क्वांटिटी व्हेन मिनिमम कॉस्ट, यानी ऐसी क्वांटिटी जब कॉस्ट मिनिमम हो, और जो कॉस्ट मिनिमम होगी वो भी फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम मिनिमा का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। टी की वैल्यू दे रखी है 10,000 प्लस का 2,50,000 अपॉन में क्यू प्लस का क्यू अपॉन में 16। आप डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dq। 10,000 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। 2 लाख कांस्टेंट है लेकिन फंक्शन 2,50,000, लेकिन वो फंक्शन के साथ में है डिवाइड में, तो उसे 0 नहीं करेंगे। q नीचे है, नीचे q है, याद रखना, डिनोमिनेटर में q है। तो डिफरेंशिएशन अगर नहीं पता हो तो बता देता हूं, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करते हैं -1 अपॉन x स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता ये 1 पावर को ऊपर ले जाइए, x की पावर -1 हो जाएगी, इसे आगे लेके आइए, फिर सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, q की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो q की पावर कितना हो जाएगा -1। जब ये -1 आगे आएगा तो फिर क्या होगा, या फिर इसे लिख लेते हैं पहले, आपको जिसको डिफरेंशियल आता है वो डायरेक्ट कर ले, मैं तो यही करा था, लेकिन आप में से कई बच्चों को नहीं आता, तो पहले लिख लेते हैं। नीचे जो भी पावर है ऊपर लेके जाते हैं, 250000 q की पावर -1 प्लस का, ये लिखा है 1/16 q की पावर 1। अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू q। तो dt अपॉन में dq इज इक्वल टू 10,000 तो कांस्टेंट 0 हो गया, ये गुणा में है इसके, तो ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 2 3 4, ये आगे आएगा -1 और q की पावर एक पावर घट जाएगी, माइनस में से एक घटेंगे, -1 -2 होता है, प्लस 1/16 कॉपी करेंगे, इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक आगे आएगा, q की पावर एक में से एक घटाएंगे तो 0, किसी भी संख्या की पावर 0, आंसर 1 होता है। अब इसे लिखेंगे तरीके से, तो माइनस को आगे लिख देते हैं, -25000 अपॉन में जो ऊपर में था माइनस नीचे आ जाएगा, q की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का 1/16, फिर लिखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा dt अपॉन dq इज इक्वल टू 0, इस पूरे को 0 के बराबर रखेंगे, 250000 अपॉन में q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस का प्लस का कर देते हैं। अब सही है, हम इसे राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू
250,000 अपॉन में क्यू का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसके इसमें तो आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 250,000 और क्यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16 इंटू 2540 लगा दीजिए। अब इसे बाहर निकाले, कैलकुलेटर अलाउड है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। इसे 4 निकालूंगा, इसे निकालूंगा 5 और 2 0, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20 2000। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2000। अब आपसे कहता है कॉस्ट भी निकालना है आपको, तो कॉस्ट कब निकालना है, जब आप इसे वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट करना है तो मिनिमम कॉस्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज इसे रख देंगे। तो लिखेंगे द कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है टी इज इक्वल टू 10,000 और प्लस का 2,50,000 अपॉन में क्यू प्लस का क्यू अपॉन 16। यहाँ पर क्यू की जगह पर वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000 और प्लस का 2,50,000 अपॉन में ये तो आएगा 2,000 प्लस का 2,000 बटे में 16। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10,000 प्लस 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ये काटेंगे तो 125 आएगा, प्लस ये काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16 एकम 16 1 4 16 32 16 पंजे 80 125। तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा, यही लिख देता हूँ 10,250। तो आपके सामने EOQ आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2000 यूनिट में लिखेंगे इसे, और टोटल कॉस्ट आ गया ₹10,250। एक बार इसे कॉपी करिए। अब स्टूडेंट आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है इसमें फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो लिखा हुआ है इफ इक्वल टू y की पावर y फाइंड dy अपॉन dx। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, यहाँ पर कोई चीज मिसिंग है, मैं बता देता हूँ क्या मिसिंग है। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन 11 का भी ये इफ, ये इसकी जगह मान लेते हैं x बराबर में y की पावर y होगा, x ही होगा क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन dx निकालना है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करते हैं, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। आप इधर लॉग लिखेंगे तो लॉग x हो जाएगा, इधर लॉग लिखेंगे तो लॉग y की पावर y, और ये y आगे आएगा तो log x इज इक्वल टू y log y। फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन में x, log x का 1 अपॉन x होता है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कराएंगे, सेकंड फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे। अगर ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है मतलब आपने डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पूरी सीरीज पढ़िए, देखिए मैं तो मेंशन कर दूंगा भाई डिफरेंशिएशन, अब आपको देखना कैसे पढ़ना होगा, ठीक है ना। टाइम आपको निकालना होगा, यहाँ से और यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, ये रहा dy अपॉन में dx, यहाँ बचा log y, यहाँ बचा 1, इसे बटे में ले आएंगे तो 1 अपॉन में x 1 प्लस log y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। सिंपल सा है, तरीका मैंने बता दिया है, इजी है। तो ये कॉपी करिए एक बार, फिर 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टूडेंट आपके सामने 12th क्वेश्चन आ गया है। हर क्वेश्चन की वेटेज 12 मार्क्स की है। आप ये क्वेश्चन करेंगे या फिर ये करेंगे, मैं तो दोनों कराऊंगा। ऊपर वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। अगर आपने इंटीग्रेशन का बेसिक टाइप पढ़ लिया है, वीडियो पॉज करके डिस्क्रिप्शन पे जाके जो पीछे कराया था, तो आई थिंक आप ये भी कर लोगे। करना कैसे, देखो ये और ये फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई रूल कुछ होता नहीं है, तो आप इस पे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 12 का ए पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 23 x की पावर 5 प्लस 12 रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू dx। जो भी रूल होता है मैं लिखता जरूर हूं। तो यहाँ पर रूल होगा हमारे पास a प्लस बी की पावर 2, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिखने वाले हैं 23 a स्क्वायर मतलब x की पावर 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू में 12। उसके बाद x की पावर 4 बाहर ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे 23 ब्रैकेट ऑफ, ये हो जाएगा पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 10 हो जाएगा,
12 की पावर 2 144 होता है और प्लस का 12 दूनी 24 x की पावर 5 x की पावर 4 इंटू डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कुछ नहीं करना है आपको, दिमाग नहीं लगाना। 23 ये x की पावर 10 और x की पावर 4 गुना में पावर जुड़ती है, x की पावर 14 हो जाएगी, प्लस 144 x की पावर 4 प्लस 24 x की पावर, ये 5 है ये 4 है तो 9 हो जाएगी, इंटू में dx। ये कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अंदर इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, x की पावर 14 का हो जाएगा x की पावर 15 डिवाइड बाय 15 प्लस 144 x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस 24 x की पावर 10 अपॉन में 10 इंटू dx, dx नहीं प्लस c। अब इस 23 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 23 x की पावर 15 अपॉन में 15 प्लस ये इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक बार मैं कैलकुलेटर का सहारा ले लेता हूँ, है ना। 23 मल्टीप्लाई बाय और 144, ये हो जाएगा आपके पास 3312 x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस ये कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 12 और कुछ तो नहीं कटेगा, तो आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 276 अपॉन 5 x की पावर 10 प्लस c, फाइनल आंसर। तो होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो ऑफ कोर्स आपको इंटीग्रेशन का बेसिक नहीं आता है, जाइए डिस्क्रिप्शन पे देखिए इंटीग्रेशन के सारे वीडियोस, देखिए नहीं करिए, प्रैक्टिस भी करिए। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अच्छे से प्रिंट नहीं कर रखा है। मैं बताता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है। एक तो यहाँ पर a नहीं होगा, वेक्टर a होगा, मैं इसको सही लिख देता हूँ 12b। अब देखो यहाँ पर वेक्टर a, वेक्टर का निशान ये होता है और ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 12 आई कैप, ये ऊपर कैप लगाना जरूरी है, ये टाइपिंग में नहीं आया है, प्लस 5 j कैप माइनस 3 k कैप, फिर वेक्टर b इज इक्वल टू 23 आई कैप, उसके बाद माइनस 13 j कैप और उसके बाद 16 k कैप। आपको निकालना है वो ये नहीं निकालना है a मल्टीप्लाई b, ऐसे नहीं, a क्रॉस b होता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, क्रॉस करने का तरीका अलग है, कैसे निकालेंगे वो देखिए। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ये होता है, आप लिखते हैं i j k और इसके कॉफिशिएंट्स, ये लिखा जाएगा 12, इसका कॉफिशिएंट 5, इसका कॉफिशिएंट -3, यहाँ पर i का कॉफिशिएंट 23 देन -13 देन 16। अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, कैसे, ये प्लस का निशान, ये माइनस का निशान, ये प्लस का निशान, प्लस का i लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये भूल जाइए, ये चारों संख्या लिखी जाएगी ऐसे 5 -3 -13 16 और साथ में लिखा जाएगा कैप i। ओके नाउ फिर उसके बाद माइनस का निशान, ऊपर माइनस है, माइनस का निशान, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो और ये वाला सेकंड कॉलम, ये डिलीट कर देंगे, ये बीच वाला ये टी बना हुआ ना डिलीट, ये चारों संख्या लिखी जाएगी 12 -3 23 16 कैप j, फिर उसके बाद प्लस का निशान, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट किया जाएगा स्टूडेंट, ये है थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो ये चारों संख्या दिख रही है 12 5 23 -30, दिस इज कैप k। सॉल्व करते मेरा आंसर आ जाएगा, यही मुझसे पूछा जा रहा है। ये वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर इसकी मल्टी इसमें तो 16 पंजे 80, फिर माइनस का निशान लाएंगे 13 तिया 39 39 होगा, ये हो जाएगा i माइनस का, इसकी गुणा इसमें कराएंगे, मैं कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूँ, कर लेंगे 12 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा आपके पास 192, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर आ जाएगा -69 कैप j, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 12 गुणा 13, ये आ जाएगा माइनस का 156 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 115 कैप k। तो फाइनल आंसर इज, इसमें से इसे घटा देंगे 80 माइनस 39 तो आंसर आएगा 41 कैप i, इसे जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 192 प्लस का 69 इज इक्वल टू 261 j, और ये भी माइनस माइनस प्लस होता है, निशान बड़ी संख्या का ही आएगा,
156 प्लस 115 इज इक्वल टू 271 कैप के। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जल्दी से कॉपी करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं अपने इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उससे हमने ये सीखा कि हमें कंप्लीट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो नहीं करने हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ले लेने हैं। जैसे मैट्रिक्स का एक अच्छा टॉपिक इसके अंदर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर जो पार्ट्स आता है उसका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है, या फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इक्वेशंस के टॉपिक कवर कर लेने हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो 100% पेपर कराओगे, क्योंकि हर किसी के ऑप्शन है, एक ही तो करना है। चलिए अब ये दो क्वेश्चंस करके हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। और देखिए कितना छोटा पेपर है कि पूरा 3 घंटे में भी नहीं हो पाया। उससे पहले ही हम देखो, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, पेपर में आप बैठोगे तो इतनी सारी बातें नहीं करोगे, समझा भी रहा हूँ, कई एक्स्ट्रा चीजें भी समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी 3 घंटे से पहले ही ये पेपर खत्म हो गया। तो सोचो कितना आसान पेपर है। अगर इसका जो टाइम 3 घंटे ही है, मुझे नहीं पता, मैं उस यूनिवर्सिटी में कभी नहीं गया, मुझे आपने जो शेयर किया है मैंने उसी पेपर को ही सॉल्व कराया है ना। तो आपको खुद से देखना है, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे इस बारे में, मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। तो ये 3 घंटे का था ही नहीं, इसकी वेटेज जो है बहुत ज्यादा दे रखी है। देखिए ये आपको ए बी दे रखा है, आपको ए बी की मल्टीप्लीकेशन करानी है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो चेक करते हैं कैसे करना है। तो हमारा है सॉल्यूशन नंबर 13 का पार्ट ए की वैल्यू है आपके सामने 12, 8 -4 -24 0 18। बी की वैल्यू आपके सामने है 16 26 10 माइनस का 14 28 28 एंड देन 18 14 एंड 10। तो आप देखेंगे इसमें 2 रो है और 1 2 3 3 कॉलम है। इसमें 1 2 3 3 रो है और 1 2 3 कॉलम है। पहले वाले का कॉलम, ये रहा कॉलम, दूसरी वाले के रो के बराबर होना चाहिए। लिखेंगे इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है तो फिर इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नहीं तो नहीं हो सकती, कह देंगे नॉट पॉसिबल। ए बी की मल्टीप्लाई हो सकती है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करनी है। कैसे करनी है? 12 मल्टीप्लाई बाय 16, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे 8 और इधर नीचे आएंगे, देखो एरो नीचे ले जा रहा है हमें, 8 मल्टीप्लाई बाय -14 ओके प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे और यहां पर और नीचे आ जाएंगे -4 मल्टीप्लाई बाय 18। कितना सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, यहां लिख दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस, फिर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 28, फिर लिखेंगे माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 40। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का करेंगे, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, वरना आपको यहां लिखना है ना। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी दूसरे पर चलते हैं, दूसरी वैल्यू भी ऐसे ही लिखने वाले हैं हम। तो दूसरे में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि माइनस का 24 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 14 और प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 18। फिर अगले पे चलते हैं, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो आ जाएगा माइनस का 24 मल्टीप्लाई बाय 26 0 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 14। फिर इसको भी मैं नीचे लिख लूंगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा -24 ये वाली संख्या मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 28
प्लस का 18 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है ना। अब मैं यहाँ मैट्रिक्स तो बना दूंगा लेकिन आपको अच्छी सी नहीं लगेगी मैट्रिक्स, चलो ऐसा कर देते हैं, सही ना। बाद में इसको आप क्लिक करोगे तो समझ आएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट था। तो मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया, बस सॉल्व करके आंसर आ जाना है। ए बी का आंसर आएगा। सॉल्व तरीके से करेंगे भाई, सॉल्व को बिल्कुल प्रॉपर हाथ से करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 192 प्लस हो जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 14, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 112, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 72। नाउ ऐसे इसे करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 312 और 8 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू प्लस का 224, फिर माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56। देन इसको करेंगे तो 12 और 10 तो 120 ही होता है, इसको कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस का 224, फिर इसको करेंगे तो 40 आएगा। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं 24 और 16 की, 24 मल्टीप्लाई बाय 16 तो आपका आंसर आ जाएगा ये माइनस का 384, फिर प्लस का, ये तो जीरो ही आना है, फिर प्लस का 18 गुणा 18 कितना होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 18 तो आ जाएगा 324। ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई 26 आ जाएगा माइनस का 624 प्लस 0 और प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 252। ऐसे इधर करेंगे माइनस 240 प्लस इसका 0 ही आना है, इसका प्लस 180। चलिए जी, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 192 माइनस 112 माइनस 72 तो आ गया 8। फिर उसके बाद 312 प्लस 224 माइनस 56 आंसर आ गया 480। फिर उसके बाद 120 प्लस 224 माइनस 40 आंसर आ गया 304। फिर 384 और माइनस 324 आंसर आ गया माइनस का 60। ठीक है, और उसके बाद यह जाएगा आपके पास 624 माइनस का 252 आंसर आएगा माइनस का 372। इधर 240 माइनस का 180 आंसर आएगा माइनस का 60। आपको पूछा जा रहा है ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ये ए बी आ चुका है बच्चे, तो ये ट्रांसपोज होगा। ए बी का ऐसे ट्रांसपोज कर दीजिए, जो रो है उन्हें कॉलम बना दीजिए। 8 480 और 304 इधर करेंगे माइनस का 60 माइनस 372 माइनस का 60। ये आपका मैंने फाइनल आंसर लिख दिया। एक पार्ट हुआ है ये भी, ए का भी फर्स्ट पार्ट है ना, ए का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट, पहले इसे कॉपी कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट आता है, ये भी लगभग सेम ही है। चेक कर लेते हैं पहले क्या है इसमें। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट का सेकंड है ना। आपको दे रखा है बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज पहले लिखेंगे आप। बी कहाँ है, ये है। ट्रांसपोज कैसे करना है, जो रो है उसे कॉलम बना लीजिए, यानी कि 16 26 10, उसके बाद माइनस 14 28 28, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनाएंगे 18 14 और 10। उसके बाद ए ट्रांसपोज कहता है स्टूडेंट, तो ए ट्रांसपोज में ये वैल्यू है, रो को कॉलम बनाइए 12 8 माइनस 4 माइनस 24 0 और 18। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो और 2 कॉलम है। पहले वाले का कॉलम दूसरी वाले के रो के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, अगर इनमें बराबर नहीं आता है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। हम दोनों की मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की
फर्स्ट कॉलम में करेंगे इधर जैसे पहले किया था। तो 16 की 12 में मल्टीप्लाई पहले लिख लेते, 16 इंटू 12 प्लस, है ना, इसी को ऐसे लिख लेते हैं तरीके से, 16 इंटू 12 प्लस, फिर -14 इंटू 8 प्लस, आगे बढ़ेंगे 18 इंटू में -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू में -24 प्लस 14 इंटू में -14 इंटू में 0 प्लस 18 इंटू में 18। ठीक है, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया ये रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया ये रहा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करने वाले हैं स्टूडेंट। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 12, देखो ना इधर इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें फिर इसमें, इधर ऐसे चल रहे हैं, इसे नीचे आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 28 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस का 14 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर ऐसी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 26 मल्टीप्लाई बाय -24 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 18। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 10, गलत कर दिया ना, यहाँ मैंने 8 लिखना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। भाई कुछ भी गलती नहीं करनी है भाई, किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। 10 मल्टीप्लाई बाय -24 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय 18। अब बस इसे कैलकुलेट करना जैसे पीछे किया था, चेक करते हैं क्या आएगा। इधर है आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 12, यह देगा 192 माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 112 माइनस का 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 72। इधर करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस का 384, फिर 14 जीरो तो जीरो ही होता है, फिर प्लस का 328 आना चाहिए 24, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 324। इधर करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आएगा 312 प्लस का 28 मल्टीप्लाई बाय 8 224 माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56। इधर आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस का 624, इधर तो जीरो ही आना है, प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 252। ठीक है, 252 लिखा है। इधर करेंगे तो कितना देगा 120 प्लस का 28 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 224 माइनस का 40। इधर करेंगे तो माइनस का 240, इधर करेंगे तो 0 और प्लस का 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 192 माइनस 112 माइनस 72, तो आंसर आया 8। इसे करेंगे तो माइनस का 384 और प्लस का 324, आंसर आया माइनस का 60। इधर 312 प्लस का 224 माइनस का 56, आंसर आया 480। इधर सॉल्व करेंगे माइनस का 640 नहीं माइनस का 624 और प्लस का 252, आंसर आया माइनस का 372। 120 प्लस 224 माइनस 614, ये जगह 104 एंड माइनस 240 प्लस 180, तो आंसर आएगा माइनस का 60। आपने कोई चीज़ अगर नोटिस नहीं करी है तो मैं नोटिस करा देता हूं कि A डॉट B का होल ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये एक रूल है, इसके रूल के अकॉर्डिंग ये जो मेरा आंसर आया है और पिछली बार जो मैंने अभी किया था आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट लेके, वो आंसर सेम आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट एक गलती हुई है, ये है 120 प्लस 224 माइनस का 40 इज इक्वल टू 304। मैंने यहाँ गलत लिख दिया 304, है ना, मैच नहीं कर रहा था ये, अब मैच करेगा। अब क्लिक कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं
अपने लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, दोनों में से एक ही करना है, ये लेंथी है, आप यही करोगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आप इसे देखिए। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, आपके पास सॉल्यूशन वो भी 13 क्वेश्चन का बी पार्ट, यहाँ बी पार्ट लिखा हुआ था, ये ए पार्ट है, और ये वैल्यू दे रखी है 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 2, 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9। आप सबसे पहले लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स। किसे लेट करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। फिर बी मैट्रिक्स लेट करेंगे 2 and 9, एंड देन x मैट्रिक्स हो जाएगी x, y। यू नो वेरी वेल x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, आपको यही निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 16, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 10। ये एक आंसर आया है अभी, है ना। उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों संख्याओं को ऐसे पलट दो, ये जो संख्या है मेन डायगोनल इसको बदल दो, यानी कि 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। इन दोनों के सिर्फ निशान बदलेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब लिखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये रूल याद कर लेना बस। तो आप क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 10, देखो ये आपके सामने था, और 3 माइनस 4 माइनस 4 2, ये आ गया है। अब आपको निकालना है ये x की वैल्यू है x, y, और ए इनवर्स की वैल्यू आपके सामने है 1 अपॉन माइनस 10, देन 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 4 2, और b की वैल्यू भी आपके सामने है 2 and 9। आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। x, y इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 10, 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 दूनी 6 होता है, प्लस 4 9 36 होते हैं, माइनस का 36 आएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, और 9 दूनी 18, ये प्लस का आएगा। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 10, ये हो जाएगा माइनस का 30, ये हो जाएगा प्लस का 10। आगे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 30 डिवाइड बाय माइनस का 10, 10 डिवाइड बाय माइनस का 10। ओवरऑल मेरा आंसर जो आएगा वो क्या होगा? देखो x, y इज इक्वल टू, ओवरऑल इसे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे माइनस 1 आएगा, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करना चाहते हो इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ और यहाँ रख के देख लो, आंसर मैच कर जाएगा। जैसे कि x की जगह पर मैं 3 रख दूं और y की जगह माइनस 1 रख दो, 3 दूनी 6 माइनस 4 2 आएगा। चेक हो जाता है कि हमने कोई गलती नहीं करी। इजी था, एक बार इसे क्लिक कर लो। तो स्टूडेंट आपने समझा कि पेपर कैसे सॉल्व होते हैं। छोटा पेपर था, लेकिन ये भी मैं जानता हूं आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं हुआ होगा, आपका मेन सब्जेक्ट से नहीं होगा, तभी इतने आसान क्वेश्चंस थे इसके अंदर। कोई क्वेश्चन आसान नहीं होते, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होते। एक स्टूडेंट को हमेशा कमिटेड होना चाहिए कि हाँ, हमें जो भी टॉपिक मिला है उसे मन से पूरा करते हैं। जल्दी जल्दी भाग के, शॉर्टकट करके आप कभी भी मार्क्स नहीं ला सकते, इवन नॉलेज तो नहीं मिल सकती। मेरा हमेशा ये ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों को पढ़ाने का कि मैं उन्हें डिटेल में चीजें सिखा पाऊँ, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। आपने देख भी लिया होगा कि मैंने चीजें डिटेल में कराई है ना। सिर्फ सॉल्व करा दिया जाता, मतलब क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दिया जाता, तो वो तो आजकल हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आजकल एआई आ चुका है, या वैसे भी नॉर्मली सर्च इंजन में इतने सारे इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन है। अगर हम भी ये करने लग जाए तो फिर आपकी नॉलेज जो है वो ग्रो नहीं होगी, आप हर लेवल पर फंस जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको, क्योंकि मैंने इसका कोर्स अभी डिजाइन नहीं किया है, हो सकता है भविष्य में मैं ये कोर्स डिजाइन करूं तो फिर ये उसी प्लेलिस्ट का एक हिस्सा हो जाएगा ये पेपर। लेकिन अगर मैंने कोर्स डिजाइन नहीं किया तो भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहां पर क्वेश्चन और उसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड करी होंगी वो आप देखिए, टोटल देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट गाइज। और अगर आपका अच्छा एग्जाम गया या कैसा भी एक्सपीरियंस आपने फेस किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।